ये जो मैंने ओपन किया है ये यूजीसी नेट का सिलेबस है, यूनिट नंबर 8 है ना। इसमें आपका मैं लास्ट जो कल की क्लास हम लोगों को हुई थी, मानवाधिकार और समाज कार्य के अंतर्गत हम लोगों ने जैसे नारी अधिकारवादी है ना, जातिगत संवेदनशील जातिता जो समूह है उसका समाज कार्य है, बेसिकली वो पार्ट मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा। इसमें कोई खास चीज़ें नहीं बनाई जाएंगी। और भिन्नता समूहों के साथ फिर जातीय संवेदनशील अभ्यास, मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में, मानवाधिकार के संदर्भ में है ना, आचार्य संहिता और मानवाधिकार संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में, ये क्लासेस मैंने कल आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। आज इन्हीं दोनों के अंतर्गत हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे, प्रश्न करेंगे, ताकि आप लोगों ने जो 2 दिन 3-4 दिन जो क्लासेस आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है उसका थोड़ा सा बेस आप लोगों को यहाँ पर तैयार हो जाए। तो इनके प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं अभी। और ये कल आपकी एक क्लास है, केवल 1 घंटे की क्लास है इसमें। और इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो है आपका UNHRC, ठीक है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसी यूनिट में ले लिया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं, कुछ एजेंसियां हैं, उनकी क्या भूमिका है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ है ना, अगर उसका मानवाधिकार या उसका जो अधिकार है हनन हो रहा है, उसके बीच में किस तरीके से समाज कार्य अपनी भूमिका निभाएगा, ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और मानवाधिकार के अंतर्गत सक्रियतावाद थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है, मतलब एक आपका पड़ेगा जैसे कि पीड़ित व्यक्ति के साथ, और दूसरा आपका मानवाधिकार सक्रियता, तीसरा पॉइंट पड़ेगा UNHCR, और एक पॉइंट पड़ेगा आपका यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान की एजेंसियाँ। ये क्लास जो रहेगी आपकी कल आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। कल आपका यूनिट नंबर 8 फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम यूनिट नंबर 1 पर बातचीत करेंगे, यूनिट नंबर 1 से जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हालांकि आज हम लोग प्रश्न पत्रों पर बातचीत करने वाले हैं। थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इन प्रश्न पत्रों का जवाब दिए, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्लास को जो है स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। किसी ने बच्चे ने कहा भाई सिलेबस, प्रदीप जी क्लास में हो, सिलेबस तो शायद होगा आप लोगों के पास। अच्छा नहीं भी है, चलो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के टेलीग्राम। तो एक बार मेरी आवाज़ जो है ना क्लियर है, एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज। जी सर। ओके जी सर, क्लियर है। चलिए, तो एक बार आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि समाज कार्य के अंतर्गत, जी, समाज कार्य के अंतर्गत ना मानव जीवन का सर्वांगीण विकास समझते हैं आप सभी लोग। समाज कार्य के अंतर्गत ये क्रिया बेसिकली बहुत ही उच्च मानी जाती है, क्योंकि सर्वांगीण विकास करना होता है और उसकी मतलब किसकी अनुपस्थिति में असंभव है। अगर वो अनुपस्थित रहेगा तो जो मानव जीवन का सर्वांगीण विकास है वो प्रक्रिया बेसिकली नहीं हो सकती है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको ये जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका आपको जवाब बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, कि समाज कार्य के अंतर्गत मानव जीवन का सर्वांगीण विकास किसकी अनुपस्थिति में असंभव है। अगर वही ना हो तो मानव जीवन जो है मानव जीवन का सर्वांगीण विकास होगा ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। अगर वही ना हो तो क्या सर समानता। सर ऑप्शन अधिकार। बिल्कुल, यहाँ हम लोग अधिकार। हाँ, हम लोग तो वही पॉइंट ही रहा है मानव जीवन का। अगर हम बात करते हैं मानवाधिकारों पर बात ही हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मानव जीवन का सर्वांगीण विकास, यदि अधिकार अनुपस्थित रहेगा तो बिना अधिकार का मानव का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं पाएगा। यहाँ सबसे उच्च और सबसे प्राथमिकता अगर आप दे रहे हैं इन चारों ऑप्शनों में तो अधिकार को दीजिए। अधिकार ही यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। अधिकार अगर उसके पास रहेगा तो समानता भी ले सकता है, इक्वलिटी जाहिर सी बात ही मिल जाएगी, स्वतंत्रता उसके पास स्वतः आ जाएगी, भाईचारा का बंधुत्व जैसा भाईचारा इसको बोला जाता है, ये भी भावनाएं स्वतः जागृत हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अधिकार काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होना चाहिए। बी सर, बी सर। बी, सॉरी ए नहीं है, बी यार, क्या करो, किसी बच्चे ने ये बताया है, बी करेक्ट होगा, अधिकार, है ना।
मानव अधिकारों की भावना आधारित है। मानव अधिकारों की भावना आधारित है, बताइए किसमें? विश्व बंधुत्व, भ्रातृत्व पर है, या समानता पर है, या वैमनस्यता पर है? सर आप ए। ये जवाब सर ए। सर सी। अच्छा अच्छा समानता। समानता पर। अच्छा, मानवाधिकार की भावना आधारित है ना? मानवाधिकार की जो भावना आधारित है, जो उस भावनाओं पर बेस्ड है, वह ऑप्शन आपका विश्व बंधुत्व होगा। क्या होगा वो? विश्व बंधुत्व होगा। यहाँ पे करेक्ट जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा? ए करेक्ट माना जाएगा कि मानवाधिकारों की जो भावना आधारित होती है वो विश्व बंधुत्व पर आधारित होती है। विश्व जो है, भाईचारा का भावना जो है होना चाहिए संपूर्ण विश्व में, और उसी पर बेस्ड है ये, है ना? भाईचारा का बंधुत्व अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है भाईचारा का नाम। भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया वही है भाईचारा का ही। अगर हम बात करते हैं बंधुत्व में, यहाँ पर जैसे कि पहले हम अगर जिक्र करें बंधुत्व वाली प्रक्रिया में, तो उस कंडीशन में भी भ्रातृत्व जैसी भावना रिप्रेजेंट होती है। सारे विश्व के बंधु भाव हो, सबको भाई समझने का भाव हो सबको, तो यानी ये विश्व बंधुत्व हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन एक भ्रातृत्व शब्द है, भाई होने का भाव, यानी धर्म से रिलेट करा देता है ये। तो धर्म जैसे भाईपन, धर्म जैसी प्रक्रिया आ जाती है, तो वहां पर ये भ्रातृत्व जैसा शब्द यहाँ पर रिलेट नहीं होता है। भ्रातृत्व संज्ञा के शब्द में जब हम इसको यूज करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे थोड़ा शब्द जो है रिलेट कराता है भाई होने का भावना, वो धर्म से, वो धर्म से। तो धर्म तो बेसिकली उस पर बेस्ड कोई क्रिया है ही नहीं। और उसके बाद आपके सामने समानता है। समानता का मतलब होता है समान होने का भाव होता है। मानवाधिकार की भावना समान, समानता का मतलब ये हो कि समान होने की भाव को रिलेट करा रहा है। विश्व बंधुत्व का मतलब सारे मानव की बात किया गया यहाँ पे बंधुत्व के रूप में, भाईचारे के रूप में। ये ऑप्शन आपका जो है विश्व मानवाधिकार में करेक्ट होगा। लेकिन एक शब्द और है, वैमनस्यता। वैमनस्यता का अर्थ होता है एक प्रकार से विमन जैसे भाव, अन्य मनस्क जैसे भाव। मेरा कहने का तात्पर्य अगर मैं आपसे बात, दुराचारी। जो द्वेष अथवा दुश्मनी के भाव, दुराचारी सर, दुराचारी। हाँ बिल्कुल 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 आप कह सकते हो। जहाँ दुश्मनी के भाव प्रयुक्त हो रहे होते हैं, वैसी ये निगेटिव शब्द है। आपने जैसे आप पढ़ेंगे, एक ऋणात्मक पढ़ेंगे, एक वैमनस्यता शब्द भी पढ़ेंगे, तो वो जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और एक धनात्मक होता है। ये हमेशा सदैव ऋणात्मक, इसका मीनिंग ही बेसिकली ऋणात्मक होता है। इसका मीनिंग ही दर्शाता है ऋणात्मकता को, नेगेटिव कार्यों को, वैर द्वेष जैसे शब्द को रिलेट कराता है। सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होना चाहिए। अब यही विश्व बंधुत्व पर मीनिंग पूछ लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब जरा बताइए, मैंने अभी भी इसका आपके बारे में विश्व बताया। के सभी मनुष्य भाई बहन हैं। हाँ, विश्व के सभी मनुष्य क्या है? भाई बहन है। ये अगर आपने इसके बारे में समझा क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो सही जवाब आप दे सकते थे ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मानवाधिकार शब्द के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार जो है सम्मिलित किए गए हैं, है ना? आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। ये सभी सर। सभी, ये सभी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं यहाँ की कि सिविल अधिकार भी शामिल होना चाहिए, राजनीतिक अधिकार भी शामिल होना चाहिए, आर्थिक सामाजिक अधिकार भी शामिल होना चाहिए, है ना? और उसके बाद आप साथ साथ कह रहे हैं कि उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट जवाब है। डी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। सिविल अधिकार भी शामिल किया गया है इसके अंतर्गत, है ना? मूल अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, ठीक है, इत्यादि जैसे अधिकार है ना? तो जन्म लेते हैं, आर्थिक अधिकार आ जाता है इसमें, सिविल अधिकार आ जाता है, सांस्कृतिक अधिकार आ जाता है, सामाजिक अधिकार आ जाता है, आर्थिक अधिकार आ जाता है, ठीक है। तो ये मानवाधिकार के सामान्य शब्दों में हम अगर हम बात करते हैं तो इसका एक मीनिंग बताता है। ये सामान्य शब्द है ये, इसके अंतर्गत ना सिविल, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और अतः आप ये कह भी सकते हो कि मानव अधिकार का विचार जो है मानवीय गरिमा से संबंधित है, अतः उन सभी अधिकारों को मानवाधिकार कहा जा सकता है जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है ना? तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, मानवाधिकार का विचार संबंधित है मानव व्यवहार से, मूल अधिकार से है, मानव कर्तव्य से है, मानवीय गरिमा से है। ऑप्शन डी सर, मानवीय। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मानवीय गरिमा से है। ठीक है, मानवाधिकार का विचार किस पे आधारित है? मानवीय गरिमा पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि गरिमा जैसे शब्द, समानता जैसे शब्द जिस ऑप्शन में आते हैं, वो ऑप्शन हमेशा जो है सत्य माने जाते हैं। आप देखिएगा कोट वगैरह उठा के, तो उसमें जहां जहां पे समानता शब्द मिलेगा, गरिमा शब्द मिलेगा, फिर आप आंसर को देखेंगे तो आपको इजिली वहां पे सत्य माना जाता है, यानी वो करेक्ट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, महत्व को देखते हुए मानवाधिकार को किन अन्य नामों से जाना जाता है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर हम बात करें प्राकृतिक अधिकार, आपको बताया आपको, है ना? यहाँ पे ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी। सभी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, मानव जाति के लिए मानवाधिकार का अत्यंत महत्व होने का जो कारण होता है ना, मानवाधिकार कभी कभी मूल अधिकार और आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार है ना, ऐसे अधिकारों को क्या होने लगता है, जन्म अधिकार भी हम इसको फिर नाम दे देते हैं। तो आप ये बात कह सकते हो कि यहाँ पे सभी जो ऑप्शन जा रहे हैं आपके, वो सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मानवीय गरिमा और सम्मान को मान्यता देने हेतु संस्था द्वारा मानवाधिकार संगठन को अंगीकृत किया गया है ना? अंगीकृत किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ओके, डी होगा सर। देखिए अगर मानवीय गरिमा और उसके सम्मान को मान्यता देना, आज की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय, एक बार म्यूट हो जाइए प्लीज, अगर अनम्यूट रहेंगे तो आवाज नहीं जाएगी मेरी। तो देश आज की अंतर्राष्ट्रीय विधि की एक महानतम उपलब्धि है। मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त है, और इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं कि मानवाधिकार संगठन को अंगीकृत किया गया है, जहां मानवीय गरिमा और सम्मान को मान्यता देने हेतु संस्था के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो उस हिसाब से बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो डी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। यहाँ आपका यही ऑप्शन सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश की स्वतंत्रता उद्घोषणा ने उन अन्य यूरोपीय देशों को मानवीय अधिकार के संरक्षण के लिए उनकी विधियों में प्रावधान शामिल करने को प्रेरित किया है? ब्रिटेन है, जर्मनी है और रूस है। फ्रांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने कहा कि फ्रांस यहाँ पे आपने करेक्ट जवाब दिया है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में भी रखेंगे। स्वतंत्रता उद्घोषणा के परिप्रेक्ष्य में ये जो है शब्द है, और मैंने आपको पहले ही बता रखा कि राज्य की घोषणाओं और संवैधानिक प्रापत्रों में पाई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बताया था मैंने 1776 की प्रक्रिया में, है ना, और वर्जीनिया बिल ऑफ राइट के परिप्रेक्ष्य में आपने उस चीज़ों को ध्यान में रखा था। परंतु यहाँ अगर हम बात करते हैं इसका, यूरोपीय देशों को मानवाधिकार को संरक्षण के लिए जहाँ पे उनकी विधियों का प्रावधान शामिल करने के लिए प्रेरित है, तो सन 1789 में फ्रांसीस घोषणा में ये चीज़ें की गई थी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1789। ठीक है, यह ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करेंगे आप लोग, बताइए। जी सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, एक मिनट अगर आप दे तो मैं किताब के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा हैं इस पर। अब क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? पहला है एक आर्थिक अधिकार, दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, तीसरा है राजनीतिक अधिकार, चौथा है उपर्युक्त सभी। राजनीतिक अधिकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने कहा कि राजनीतिक अधिकार। देखिए, बहुत बढ़िया जवाब यहाँ पर आपका आया है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा के अंतर्गत ना, आप सभी को बता दूं कि राजनीतिक अधिकारों के बारे में
जिक्र नहीं किया गया है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है। तो सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वह सी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में किसे मूल अधिकारों के विचारों के मुख्य स्रोत के रूप में सर सी 10-15 का सर 12-15 में Sir, भारत का C. मैग्ना कार्टा। जी, अगर आपने कहा है कि ऑप्शन नंबर सी 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा के बारे में, तो आपने यहाँ पर सत्य जवाब बताया है और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसके बारे में जिक्र भी कर चुका हूँ मैग्ना कार्टा के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा से लेकर, तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा सभी, है ना। इसकी PDF वगैरह भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव संरक्षण अधिनियम, मानव संरक्षण अधिनियम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के शब्द में कौन सा सही है? ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए और बी, सी एंड डी। और क्वेश्चन नंबर 11 है सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आप सब भलीभांति तरीके से जानते हैं, और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम सन 1993 की बात है, ये 1993 की बात है। और आप जानते भी हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बेसिकली जब प्रक्रिया था, हालांकि इसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार या संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अपनी स्थापना काल से ही मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के कार्यों को करते हुए अपने 24 वर्ष जो है पूरा भी किया था। तो उसके अंतर्गत कुछ जैसे बातें इसके मेंशन की जाती है, जैसे अधिनियम की एक धारा 4 है और इसके अंतर्गत बेसिकली अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान के बारे में जिक्र किया गया है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये पॉइंट आपका सत्य है। अधिनियम 5 कहता है कि इसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने का प्रावधान की बात है, ये भी आपका करेक्ट बात है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए, मानवाधिकार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य राज्य के अंगों द्वारा किए गए शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ इन अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है, ताकि जीवित स्थिति वाले जो प्राणी हैं उन प्राणियों के संवर्धन के लिए और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए एक संस्था की स्थापना की जा सके, और साथ ही साथ उन अधिकारों के उल्लंघन में प्रभावी निवारण के उपाय भी प्रदान किए जा सके। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है ये शब्द हमें देखने को मिलता है, मानवाधिकार के बिना या तो नहीं होगा या असंगत जीवन होगा, इस तरीके की बातें जो है मानवाधिकार आयोग के द्वारा बताई जाती है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि एक लाइन में कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है, तो आप कहिएगा कि मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देने के लिए है, मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन करने के लिए है, राज्यों में मानवाधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करने के लिए है ना, इत्यादि ऐसी कुछ बातें हैं जो इसके अंतर्गत रिलेट होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। सर आपने एक धारा 6 के को लेके भी कुछ बताया था, वो क्या था सर? देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, इससे कई धाराएं हैं, इसमें अगर हम धाराओं को लेकर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कई धाराएं हैं जहाँ पे पावर यानी शक्तियाँ वगैरह की बात होती है, कार्य, जांच, भाषा, शिकायत, ठीक है, इत्यादि के विषय में जो है जिक्र किया गया है धाराओं में। जैसे आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मानवाधिकार के संबंध में संधि की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज या अध्ययन को लेकर बात हो, ठीक है, और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लेकर बात हो, तो आप धारा 6 को वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि धारा 6 जो है उसके अंतर्गत रिलेट हो जाएगी। ठीक है, और धारा 2 जो है मानवाधिकार के अर्थ के बारे में बताता है, किसके बारे में बात करता है, अर्थ के बारे में बताता है। ये भी चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो कई धाराएं हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, है ना, और उन धाराओं में जो है कई पार्ट भी हैं। अगर आपसे पेपर में पूछता है भाई कुल कितने अध्याय हैं,
तो अध्याय आप 8 बताइएगा इसके अंतर्गत। अध्याय कितने आते हैं? तो आप 8, 8 अध्याय। हाँ 8 अध्याय को मेंशन करिएगा। आप लोगों से हाँ अनुच्छेदों के लेकर अगर बात करता है कि कुल कितने इसके अंतर्गत धाराएं हैं, तो आप लोग 43 धाराओं को लेकर जिक्र करिएगा टोटल के परिप्रेक्ष्य में। टोटल के परिप्रेक्ष्य में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि को लेकर जहां मैं अभी आप लोगों से जिक्र कर रहा था, जैसे मैं आप लोगों से एक बात बता दूं। पहला आप सब लोग जानते हो, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, मेंशन कर दूं एक बार, बताइए आप सभी लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ धाराओं के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ ताकि अगर परीक्षा में आए तो उन चीज़ों को आप अवश्य देख सकें। ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यानी एक्ट है सन 1993 का है। आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो धारा 1 होती है वो हमेशा क्या बताती है? संक्षिप्त नाम बताता है और साथ ही साथ उसका विस्तार बताता है, भाई कहाँ तक ये फैला हुआ है और इसका स्टार्ट कब हुआ, यानी ये प्रारंभ कब किया गया था। जैसे 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ ये और इसको लाया गया। और साथ ही साथ ये पहले बेसिकली ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर लागू है। तो यह जम्मू कश्मीर राज्य को केवल वहाँ तक लागू होगा जहाँ तक उसका संबंध उस राज्य को यथा लागू संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 और सूची 3 में प्रमाणित प्रविष्टि होंगी, उसके अंतर्गत यहाँ पर ये चीज़ें लागू होंगी। हालांकि जहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें मानवाधिकार को लेकर चल रहा होगा वहाँ तक वो चीज़ें लागू होंगी। तो ये सारी बातें जो है इसके अंतर्गत करता है। बेसिकली ये संपूर्ण भारत आप कह सकते हो कि ये इसका जो है लागू है संपूर्ण भारत में, ये आप बता सकते हो। दूसरा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि दूसरा जैसे ही आता है वो परिभाषा वगैरह के बारे में बात करता है। परिभाषा जैसे अगर मैं बात करूं कि परिभाषा में कई शब्द आते हैं, जैसे मानवाधिकार पहला एक शब्द आ गया, मानवाधिकार किसको कहते हैं कहा जाता है। ठीक है, आयोग का नाम आ गया, अध्यक्ष की परिभाषा आ गई है ना, सशस्त्र बल की परिभाषा आ गई है ना, मानवाधिकार न्यायालय की बात आ गई, अंतर्राष्ट्रीय संविदा का नाम आ गया, सदस्य का नाम आ गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नाम आ गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नाम आ गया, है ना। ये सारी बातें परिभाषाओं के रूप में रिप्रेजेंट की गई है। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग का नाम भी आता है इसी परिभाषा में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का नाम भी आता है जो 338 का के अंतर्गत बेसिकली राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अभिप्रेत करता है, यानी एक प्रकार से तात्पर्य को बताता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में 338 के बारे में बता, 38 का आ जाएगा तो एसटी हो जाएगा, 338 होगा तो वो बेसिकली एससी का पार्ट हो जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग के बारे में भी बात करता है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे इसके संबंध में। फिर उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है जहाँ रिलेट होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन को लेकर, है ना, किसको लेकर? गठन को बात करता है। चौथा अभी भी आप लोगों ने देखा भी है कि जो है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति को लेकर बात करता है। अध्यक्ष व अन्य जो सदस्य हैं उनकी किसकी बात करेगा? नियुक्ति की बात करेगा। इन संबंध में आपको ध्यान रखना होगा जो धारा 4 होगा। जब धारा आप 5 देखेंगे जैसी नियुक्ति होती है तो इसमें क्या है, नियुक्ति के दौरान प्रधानमंत्री के बारे में भी जिक्र किया गया, लोकसभा अध्यक्ष की बात जिक्र की गई, पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय का बारे में बात हुआ, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति इत्यादि चीज़ों के बारे में जिक्र हो जाता है धारा नंबर 4 में। धारा 5 आता है कि अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाए जाने के संबंध में। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अध्यक्ष व जो सदस्य हैं उन सदस्यों का त्यागपत्र की बात किया गया है, प्लस में आप त्यागपत्र की जगह पे और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, हटाया जाने के संबंध में भी बात किया गया है। धारा नंबर 6 में अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की पदा अवधि की बात की गई है। अध्यक्ष व जो है सदस्यों की किसके बारे में? पदा अवधि की बात किया गया है। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। 7वां आपसे क्या कहता है कि परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, जैसे कतिपय परिस्थिति आ जाए
उस परिस्थिति में सदस्य जो होगा, सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, उनके कार्यों का निर्वाहन करने के बारे में जिक्र किया गया है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। सदस्य जो है किसके रूप में कार्य कर रहे होते हैं? अध्यक्ष के रूप में कर रहे होते हैं। इस संबंध में आपको बताता है धारा 8 आपसे क्या बताता है? कहता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा का शर्त रखी गई है, निबंधन की बात की गई है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अध्यक्ष व सदस्य के लिए जो है शर्तें के बारे में बात की गई है, शर्त वगैरह के बारे में जिक्र की गई है। और धारा 9 आपसे कहता है कि रिक्तियां आदि के आयोग की कार्यवाहियों का अधि या अविधिमान्य ना होना, रिक्तियों आदि से, किससे? रिक्तियों आदि से, ठीक है। क्या अगर हम बात करते हैं तो अविधिमान्य ना होना, मतलब अविधिमान्य का मतलब आप सभी लोगों को समझना चाहिए कि आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है। इस प्रक्रिया को अविधिमान्य के रूप में जाना गया है। कुछ धारा 10 सर एक बार अच्छे से बता देंगे? अरे भाई अच्छे से, आप कितना अच्छे से बता दूं? मैंने कहा कि अविधिमान्य नहीं होने का मतलब है प्रश्नगत नहीं की जाएगी। आयोग में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है तो उस प्रक्रिया में यहाँ पे रिक्ति आदि के आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य ना होना। क्या आप समझ रहे हैं अविधिमान्य का भाव? पहले तो भाव ही समझ लीजिए। मुझे लग रहा है कि अविधिमान्य का आप मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? बताइए क्या हो सकता है अविधिमान्य? सर जो विधि के अनुसार नहीं किया गया। जो विधि के अनुसार ना हो, बिल्कुल बात सत्य कह रहे हैं आप। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अविधिमान्य के अर्थ में, तो कई मीनिंग के रूप में रिप्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं एक अनुमानित प्रस्ताव या सिद्धांत जिसको सच मानकर उस पर कोई निष्कर्ष निकाल लिया गया हो, है ना? उस पर कोई आपने सच मान लिया भाई, उसको निष्कर्ष मान लिया, तो उस परिप्रेक्ष्य में उसे अविधिमान्य कह दिया गया, है ना? उसे अविधिमान्य, जैसे आप कहते हो ना वैलिड है, इनवैलिड है, आप बोलते हो ना इनवैलिड है ना? जैसे मैंने कहा कि उनका पासपोर्ट जो है अविधिमान्य हो गया, मैंने कहा कि उनका पासपोर्ट अविधिमान्य हो गया, तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे इनवैलिड, जो पासपोर्ट है बिकम इनवैलिड, तो इसका मतलब है भाई वैलिड शब्द, जो चीजें वैलिड ना हो उसे अविधिमान्य कहते हैं। उसी संबंध में मैं आपको इनवैलिड शब्द के बारे में जिक्र कर रहा हूं यहाँ पॉइंट पर। इस चीज को जरूर ध्यान रखा करें आप लोग, ठीक है। और तत्पश्चात आपके सामने एक और शब्द यहाँ पे हमने बात कर रहे थे, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। प्रक्रिया का जो है आयोग द्वारा क्या करना है? विनियमित किया जाना। तो ये आपको धारा 10 है। इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन नंबर आपको लेके चलता हूँ, तो चौथा कहा कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान था, और पांचवा क्या कह रहा है? अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने का प्रावधान, यानी त्यागपत्र के संबंध में था। आपने अभी देखा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए, है कि नहीं? जी सर। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना? क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 12 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु स्वीडन में डैश में मानवाधिकार आयोग गठित किया गया था। स्वीडन में मैंने आपको पहले भी बता रखा है ना, कि स्वीडन में, डेनमार्क में, है ना, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पर लगाना उचित क्या समझेंगे? ऑप्शन नंबर 1809। 1809। 1809 में स्वीडन में, 1812 में अगर हम बात करते हैं तो स्पेन में, और 1814 की बात करते हैं तो नॉर्वे में, और 1813 की बात करते हैं तो बेल्जियम में, और 1849 की बात करते हैं तो डेनमार्क में,
1850 की बात करते हैं तो कहां पर होगा? प्रशा। प्रसा हाँ प्रसा हाँ, स्विट्जरलैंड में 1874। तो इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं वो बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु स्वीडन में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आप डी को यहाँ पर उचित है, ऑप्शन नंबर डी आपका। क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिकी राजनेता एवं विद्वान डैश ने सर्वप्रथम मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया था, है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि इस सवाल का सही जवाब थॉमस स्पेंसर। है थॉमस स्पेंसर ए थॉमस पेन का नाम आप यहाँ पर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप सभी लोगों का झुकाव भी है, तो और मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अमेरिकी राजनेता एवं विद्वान थॉमस पेन ने सर्वप्रथम मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया था, है ना? तो इस शब्द में अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो नाम हमें देखने को इन्हीं का मिलता है, थॉमस पेन महोदय का, जिन्होंने बेसिकली जीवन स्वतंत्रता संपत्ति के रूप में तर्क भी दिया है। ठीक है, और ये लेखक के रूप में भी बेसिकली जाने जाते हैं, बड़े फेमस पर्सन हैं ये थॉमस पेन महोदय। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं और एक क्रांतिकारी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। और ये बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूँ थॉमस पेन के बारे में, तो द अमेरिकन क्राइसिस करके एक इन्होंने कॉन्सेप्ट मेंशन किया था सन 1776 से लेकर 1783 के बीच में, है ना, जो अमेरिका की क्रांति को लेकर बातचीत हो रही थी। वहीं कॉमन सेंस अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए जागरूकता लाने में इतनी कामयाबी हुई कि जॉन एडम्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो समाज कार्य के जनक कहे जाते हैं, जॉन एडम्स या जेन एडम्स का नाम, अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति ने कहा कि कॉमन सेंस के लेखक की कलम के बिना वाशिंगटन का तलवार उठाना बेकार जाता है। तो इस संबंध में कई ऐसी प्रक्रिया रही अमेरिकी स्वतंत्रता को लेकर, उनमें जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले ये एक ऐसे विद्वान अमेरिकी राजनेता विद्वान रहे हैं जो मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया था। नाम ऑप्शन में आपका पहला यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की घोषणा पत्र को कब अंगीकृत किया है? क्वेश्चन नंबर सर ए 10 दिसंबर 1948 बिल्कुल, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए का चुनाव किया है तो आपने सही जवाब दिया है। 10 दिसंबर 1948 का नाम सत्य माना जाएगा। आप सभी को मैं बता दूं, आप सब जानते हैं कि ये बेसिकली मानव अधिकारों के सर्वांगीण घोषणा का विश्व भर में व्यापक स्वागत किया है, और यहाँ तक कि रूजवेल्ट ने इसी संपूर्ण जो है मानव समाज की मैग्ना कार्टा का भी संज्ञा दिया था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यहाँ पर इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, रूजवेल्ट ने संपूर्ण मानव जीवन का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसको दी? मानव कर्तव्यों को, मानवाधिकारों को, मूल अधिकारों को, क्या इनमें से किसी को नहीं? जवाब मानव अधिकारों को सर बी। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें, रूजवेल्ट ने संपूर्ण मानव समाज के मैग्ना कार्टा की संज्ञा, और कुछ विद्वानों ने इसे मानवतावाद का फायर ब्रिगेड कहकर पुकारा था। फायर ब्रिगेड कहकर कुछ विद्वानों ने भी इसे पुकारा था, और मैं आप लोगों से कहूँगा यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मानवतावाद का फायर ब्रिगेड कहा जाता है मानवाधिकार को स्वतंत्र सर ए नंबर हाँ, ए सर ए। हाँ, आपने अगर ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे हो तो ये ए। आपका ए सत्य है। ऑप्शन आपका ए सत्य माना जाएगा, इस चीज को भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहता है? कहता है कि किसने कहा कि मानवाधिकार घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र ना होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का भी एक अंग होगा? क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक विद्वान थे जिनका नाम था चार्ल मर्लिक महोदय ने एक बात यहाँ पर कहा है, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कहा है कि घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र ना होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का भी एक अंग है, एक अंग है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर कहना उचित समझूंगा कि ऑप्शन नंबर आप सी को लगाएंगे तो सबसे बेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। मार्टिन लूथर का नाम आप भली भांति तरीके से रूबरू होंगे। मार्टिन
जूनियर किंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप लूथर गुलिक की बात अगर मैं करता हूँ तो एक नाम आपने सुना होगा, पोस्कार्ब का नाम। पोस्कार्ब जब सन 1937 की बात मैं करता हूँ तो उस जगह पे बेसिकली नाम हमें लूथर गुलिक का नाम आता है, जहाँ उन्होंने प्लानिंग की बात किया था, जहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की बात किया था, स्टॉफिंग की बात किया था, डायरेक्टिंग की बात किया था, कोऑर्डिनेशन की बात किया था, रिपोर्टिंग की बात किया था, बजटिंग की बात किया था। ये पोस्टकार्ब है समाज कल्याण प्रशासन के जो है एक प्रकार से प्रकार हैं, आप ऐसा कह लीजिए, या आप ये भी कह सकते हो पोस्टकार्ब जो है एक प्रारूप के रूप में भी उभर के सामने आया है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। सवाल बनता है कि किसका नाम पोस्टकार्ब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लूथर गुलिक उसमें सर्वोच्च रहते हैं, या तो उर्विक एक विद्वान का नाम आता है, उर्विक उनका भी नाम देखने को मिलता है। फार्मूला के रूप में उभर कर आया था। सन 1937 का वो दौर था। सबसे पहले सन 1935 में बेसिकली प्रस्तुत हो गया था ये, जो लूथर जो उर्विक का नाम आता है वहां पर इनका नाम हमें देखने को मिल गया था। ठीक है, तो ये चीजें जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में, है ना। पी से प्लानिंग हो जाएगा। प्लान आप सभी लोगों को मालूम है, किसी कार्य को करने के लिए व्यापक एक रूपरेखा संदर्भित करने लगता है तो उसे प्लानिंग कहा जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे आयोजन भी कहते हैं हम लोग इसको, आयोजन या प्लान या योजना में किए जाने वाले कार्य को विभिन्न जो उप प्रक्रिया होता है, उप विभाग होता है, उसको औपचारिक रूप से क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन करनी होती है, उसको परिभाषित करना होता है, वो ऑर्गेनाइजिंग शब्द को रिलेट करता है। स्टाफिंग बेसिकली एक शब्द है, इसमें नौकरी के सही उम्मीदवारों की भर्ती और चयन करना होता है, अनुकूलन कार्य वातावरण में बनाते हुए जो है एक अभिविन्यास और प्रशिक्षण की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। डी एक शब्द आता है डायरेक्टिंग, जिसको निर्देशन कहते हो आप लोग। पोस्टकार्ब चक्र में ना आपको बता दूं, निर्देशन एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह दलों यानी टीम और व्यक्तियों को ना स्पष्ट उद्देश्य देकर कार्य को पूरा करता है। प्लीज एक बार म्यूट हो जाइए, किसी बच्चे ने अनम्यूट कर रखा है, म्यूट। और उसके बाद आपका आता है सीओ। अगर हम बात करते हैं तो इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, इसको समन्वय बोला जाता है। यह मूल रूप से कार्य के विभिन्न घटकों को ना व्यवस्थित करना और आपस में जोड़ने को रिलेट कराता है, कोऑर्डिनेट करने के परिप्रेक्ष्य में आता है। रिपोर्टिंग एक शब्द आता है, बेसिकली प्रगति और कार्य संबंधी गतिविधियों के बारे में वरिष्ठ को नियमित रूप से अद्यतन करना शामिल करता है, जहाँ पे सूचना का प्रसार दर्ज करना या निरीक्षण करने के माध्यम से वो चीज़ें होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं, रिपोर्टिंग उसको दिया गया है नाम। एक आता है बजटिंग। बजटिंग बेसिकली क्या होता है, किसी का लेखा परीक्षा, खातेदारी, राजकोषीय योजना, नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली जो सभी गतिविधियां होती हैं वो शामिल हो जाती हैं बजटिंग के अंतर्गत। उसके बाद एक इवैल्यूएशन का भी पार्ट आया था, जहाँ पे मूल्यांकन जैसे शब्द को रिलेट कराया गया था। ये बाद में जोड़ा गया था, पहले तो बेसिकली आया था पोस्टकार्ब ही करके, बाद में इसको जोड़ा गया था ये। तो लूथर गुलिक का भूमिका जो है यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली थी इसके अंतर्गत। तो कभी कभी इनको सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं इन्हीं को। लूथर गुलिक कई ऐसी किताबों के लेकर ये जिक्र भी करते हैं, मैं आपको बताना उचित समझूंगा। एक किताब इनकी आई थी सन 1937 में, और वो किताब का नाम था प्रशासन के विज्ञान का पेपर्स। आप इसे कह सकते हो कि पेपर्स ऑन दी साइंस, पेपर्स ऑन दी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसे इंग्लिश में भी बोल सकते हो। एक इनकी पुस्तक आई थी 1948 में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम वर्ल्ड करके आई थी 1948 के दौरान में। एक किताब आई थी अमेरिकन फॉरेस्ट पॉलिसी करके, जो 2003 में बेसिकली मेंशन की गई थी। 3 पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं, चर्चित में रही हैं, अब इसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। क्लियर रहेगा, एक बार स्पष्ट करेंगे आप लोग प्लीज। जी सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप नाम देख रहे हैं विलियम पीटर। विलियम पीटर अगर हम बात करें, विलियम पीटर बेलेटरी इनका नाम है, बड़े फेमस पर्सन है, अमेरिकन राइटर हैं ये, है ना। और मैं आपको ये बताना उचित समझूंगा यहाँ पे कि विलियम पीटर ब्लैटी जो है, इन्होंने उपन्यास में इनका नाम हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, उपन्यास वगैरह इसी प्रक्रियाओं में, ठीक है। और समाज कार्य में राजनीतिज्ञ की भी भूमिका ये निभाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किसी प्रक्रिया को या किसी यथार्थता को लिखने में ये सक्षम एक व्यक्ति हैं, लेकिन इनका भी नाम कहीं ना कहीं प्रशासन से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
और एक नाम आता है सिडनी वेब करके, और ये भी नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं चाहूँगा कि इनके बारे में भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। सिडनी जेम्स वेब इनका पूरा नाम है। और मैं आपको बता दूं कि ये फेबियन समाजवादी विचारधारा के सिद्धांतकारी हैं। फेबियन बेसिकली है क्या? फेबियन एक समाजवाद है। मैं आपको ये बताना उचित समझूंगा कि ब्रिटेन का एक सुधारवादी विचारधारा है फेबियन समाजवाद। और मैं आपको ये कहना उचित समझूंगा कि रोमन सेनापति फेबियन जो है क्विक्टेटर के नाम पर विचारधाराओं का नामकरण किया गया था। और इस परिप्रेक्ष्य में बेसिकली फेबियन समाजवाद, अवसरवाद, उदारतावाद, मजदूरी नीति की सर्वाधिक पूर्ण अभिव्यक्ति जो है फेबियन समाजवाद के अंतर्गत देखने को मिला। और फेबियन समाजवाद जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया और क्रमिक निरंतर सुधार जैसी प्रक्रिया पर ज़्यादा बल दिया था। तो ये सिडनी जो वेब का नाम आप देख रहे हैं, ये नाम हमें कहाँ मिलता है? फेबियन समाजवादी विचारधारा में मिलता है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इन्होंने सन 1913 में दी न्यू स्टेट्समैन करके, ठीक है, मैन की स्थापना एक संस्था थी, उसकी इन्होंने स्थापना की थी, है ना, स्थापना की थी। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आप लोगों से परीक्षा में आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया सारे ऑप्शन यहाँ पे? हाँ, जाएगा जो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1948 में किए गए घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य था, बताइए प्लीज। सर ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन सी, सभी मनुष्य स्वतंत्रता के बंधन में है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन सी की तरफ भी झुकाव है और ऑप्शन डी की तरफ भी झुकाव है लोगों का। मैं आप लोगों से बता दूं, ऑप्शन नंबर अगर आप यहाँ पर, जिससे अगर मैं बात करूँ, कोई मनुष्य किसी का दास नहीं है। जिसे 1948 के दौरान में कुछ उद्देश्य बताए गए थे, ठीक है। तो उस उद्देश्यों में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो ऐसे शब्द, ये फैक्ट टाइप का सवाल है, तो ये शब्द जिक्र नहीं किया गया 1948 में कि भाई कि कोई मनुष्य किसी का दास नहीं है। ये बात देखो सत्य है, लेकिन ये फैक्ट जो है 1948 में घोषणा पत्र में इसका जिक्र जो है नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूल उद्देश्य यह बताना था कि कोई मनुष्य किसी का दास नहीं है, ये घोषणाएं निम्न थी। तो उस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता था। इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पर होगा, हाँ, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि कोई मनुष्य किसी का स्वामी नहीं है ना, ठीक है, कोई भी मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति का दास नहीं है। अगर अन्य व्यक्ति का दास नहीं होता तो फिर आप यहाँ पे कह लेते कोई मनुष्य किसी का दास नहीं है, और सभी मनुष्य स्वतंत्रता के बंधन में है। सभी मनुष्य जो है, हर मनुष्य को जीवन यापन करना, स्वतंत्र रहना, अपनी रक्षा का अधिकार है उनके पास, ठीक है, वो है, और स्वामी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट लिखा गया है ना, ये 1948 में जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र, और उस घोषणा में जो है मूल उद्देश्य ये बताया गया था कि कोई मनुष्य किसी का दास नहीं है। प्रपत्र का मूल उद्देश्य क्या था? प्रपत्र का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य तो भाई पहला ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। मनुष्य स्वतंत्रता के बंधन में ना हो। देखो, बंधन में है मनुष्य, सभी मनुष्य स्वतंत्रता के बंधन में है। ये बात तो सत्य है, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है ना। और ये परिप्रेक्ष्य में आप अगर पॉजिटिव में देखो, नेगेटिव में देखो, ये भी परिप्रेक्ष्य रहेगा। मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना उचित समझूंगा कि ऑप्शन नंबर आप लगाइए ए को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। आप लोग अपने विचार प्रकट करिए जरा। सर ये डी आई थिंक है सबसे, क्योंकि देखो सर, दास वाली भी कहानी तो 100% मेंशन थी उसमें, और दास कोई नहीं होगा तो स्वामी भी नहीं होगा, तो शायद डी लग रहा है। कोई भी मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति का दास नहीं है। कोई मनुष्य किसी का दास नहीं है, गुलाम नहीं है सर। दिया है सर, यूडीएचआर के सर आर्टिकल 4 में दिया है सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बिल्कुल। उपरोक्त सभी सर, हाँ, ऑप्शन डी।
डी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है वह ऑप्शन आपका सही है, डी। और आप सभी का ऑप्शन भी करेक्ट है जिन लोगों ने डी जवाब दिया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। निम्नलिखित में से क्या घोषणा पत्र में कहा गया है? घोषणा पत्र में क्या कहा गया, इनके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, सभी मनुष्य अपने अधिकारों के लिए जन्मजात स्वतंत्र सर ऑप्शन डी। है। हर मनुष्य ऑप्शन डी। करना, रक्षा करने का अधिकार है, सही है। कोई भी मनुष्य किसी का दास नहीं है, ये भी सही है। यानी फिर अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। हाँ, सही है, डी भी। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिपादित घोषणा पत्र की सभ्यता भारतीय संविधान के किन प्रावधानों से है? किन प्रावधानों से शामिल की गई है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्या जवाब देना उचित समझना चाहेंगे आप? प्लीज बताइए एक बार मुझे। सर डी। सर डी। अच्छा जी, यहाँ पे भी डी ऊपर एक सभी है क्या? चलो अच्छा देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का न्यायालय जाने का अधिकार है। बात सही है भाई, जाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमाओं के अंदर आवास बनाने या अयंत्र जाने का भी अधिकार है। बिल्कुल बात सही है। सभी को विदेश जाने या लौटकर अपने देश आने का अधिकार है। ये भी बात सही है। उपरोक्त सभी सही होगा, डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मानवाधिकार का सर्वप्रथम विधिवत अस्तित्व कब आया? प्लीज। 1215। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हो आप? सर डी। कार्टा द्वारा। मानवाधिकार का सर्वप्रथम विधिवत अस्तित्व कब आया था? वो 1215 में मैग्ना कार्टा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1215 में मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र में किन प्रावधानों को आज भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22, सभी। सर सभी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। विधि के प्रति सभी सही कह सकते हो आप। याचिका का अधिकार भी है, विधि की उचित प्रक्रिया भी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल को 1946 में संयुक्त राष्ट्र आयोग की मानवाधिकार समिति द्वारा तैयार की गई थी। इसे डैश आदेशों द्वारा हस्ताक्षर सहित स्वीकार भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, 58। जवाब क्या देना उचित समझेंगे? प्लीज। 58। 58 सर ऑप्शन नंबर डी। ओके जी। यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो आपने यहाँ जवाब जो है 58 की तरफ सभी बच्चों ने चुनाव किया है। और मैं भी आप लोगों की तरफ ही चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 23 का 58 ही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल को 1946, राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल को 1946 संयुक्त राष्ट्र आयोग की मानवाधिकार समिति के द्वारा तैयार की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के 58 सदस्य राज्यों ने 10 दिसंबर 1948 को घोषणा को अपनाया और भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में संपूर्ण मानवता के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में भी कार्य किया था। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। भारतीय संविधान में मानवाधिकार संबंधित प्रावधान किस भाग में लिए गए हैं? किस भाग में लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो मानवाधिकार संबंधी प्रावधान है वो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ओके, आप यहाँ पे मौलिक अधिकार से रिलेट कर रहे हो और आप सब जानते हो कि मौलिक अधिकार कौन से भाग को रिलेट कराता है? बताइए। भाग 3। भाग 3 सर। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। हाँ, 6। क्वेश्चन नंबर कहता है आपके सामने 25, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1978 का। उनमें से कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया? ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार सर। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य केवल धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। निम्न में बताना है अनुच्छेद कौन सा आएगा? 14। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16, सर नहीं 15। सर 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद सर 15। ये है 15 ना होगा सर 26 का आप बता रहे हो ना सर, ये भेदभाव नहीं करेगा। हाँ हाँ, तो 15 ही तो आएगा। 15 आएगा सर। अब 15, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16(4) क्वेश्चन नंबर 27 में अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है अनुच्छेद 16। जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा का प्रावधान बताइए कौन से अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 21 21। अनुच्छेद 21। 21 सर। सर 21, आर्टिकल 21। बिल्कुल ठीक है, ये कुछ आर्टिकल्स है जो मानवाधिकार। 28 का करना था सर टिक। अरे यार, कहाँ से कहाँ मैं चला जा रहा हूँ। जीवन का स्वतंत्रता का रक्षा का प्रावधान है और ऑप्शन आपने यहाँ पे बताया है 21, ठीक है बी। फिर उसके बाद कह रहा है कि संरक्षण और गिरफ्तारी के विरुद्ध में, मैंने आपको इसके बारे में बताया, 3 पॉइंट बताया भी है। संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में बात कही गई है? क्वेश्चन नंबर 22। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, बिल्कुल। अनुच्छेद 24 बता दीजिए एक बार। अनुच्छेद 24 सर कारखाना में सर 14 साल के कम बच्चे। 14 साल के बच्चों के लिए कोई श्रम नहीं। अनुच्छेद 24 16 वर्ष से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे। कोई श्रम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम उनके कारखाना, खान इत्यादि में उनको जॉब वगैरह से निषिद्ध करेंगे, है ना। जी सर। निम्नलिखित में से किन बुनियादी सिद्धांत के पालन के माध्यम से मानव विकास एवं सेवा करता है? सही जवाब आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या जवाब उचित लग रहा है आप लोगों को? सर डी। डी लग रहा है 30 का। ओके, और भी कोई लोग बताएं। सर ऑप्शन सामाजिक डी। कार्यकर्ता का ऑप्शन कार्य किन बुनियादी डी। सिद्धांत का पालन करने के लिए करें? ऑप्शन नंबर डी सर। पहला कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को विशेष मूल्य होता 10 सी। है। एक मिनट सुनिए। प्रत्येक मनुष्य का विशेष मूल्य होता है जो उस व्यक्ति के नैतिक विचार को सही ठहराता है। क्या सामाजिक कार्यकर्ता का इन, जिसे कहा कि किन पालन के माध्यम से मानव विकास का सेवा करना चाहिए? नैतिक विचार को सही ठहराना चाहिए क्या, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक समाज, चाहे वह उसका स्वरूप कुछ भी हो, अपने सभी सदस्यों के लिए अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए कार्य करना चाहिए। अपने सदस्यों। ऑप्शन सी है सर। सी कहता है सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता रखता चाहिए। कितने लोग डी आएगा सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है सर। सी सर। ऑप्शन सी से? किसी बच्चे ने कहा था भाई डी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डी जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्त्री विमर्श के अंतर्गत नहीं आता है। घरेलू हिंसा। ऑप्शन डी सद्भाव, ऑप्शन डी। सद्भावपूर्ण दातृत्व। ओके, ऑप्शन डी। हाँ सर विमर्श क्या होता है? बता रहे हैं। स्त्री के अंतर्गत इसमें पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं किया गया है ना। देखो मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो यहाँ जैसे आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं, आपने एक तर्क वितर्क, आपने एक तर्क वितर्क जैसे शब्दों को भी सुना होगा। तो उस प्रक्रिया में हम लोग यहाँ पे जो किसी की आलोचना करें, किसी तथ्यों का अनुसंधान करें, किसी की समीक्षा करें, आलोचना करें, परखने की बात करें, परीक्षा करने की बात करें, तो वो क्या हो जाता है आपका? विमर्श हो जाता है। अब कहा सवाल ये आपसे कि स्त्री विमर्श के अंतर्गत वो बताइए कौन सा नहीं है? स्त्री की बातों में विचार विमर्श, आलोचना करने वाली बात, परीक्षण करने वाली बात, अवलोकन करने वाली बात घरेलू हिंसा है, मातृत्व अवकाश का भी पार्ट है, यौन उत्पीड़न का भी पार्ट है। लेकिन आप एक और पॉइंट देख रहे हैं, सद्भाव दाम्पत्य का। सद्भाव दाम्पत्य का, सद्भावपूर्ण का मतलब क्या होता है? एक अनुकूलन जैसी बात करना, है ना। गृह सद्भाव की अनुकूलता, सद्भाव किसी कार्य के बारे में अगर हम बात करें
तो उन्होंने सद्भावपूर्ण असहमति की संभावना को पूरी तरह से नकार दिया हो। सद्भावपूर्ण दाम्पत्य का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो वैवाहिक सद्भाव की अनुकूलता, पॉजिटिव शब्द है ना। सर दाम्पत्य है तो दाम्पत्य तो मैरिड लाइफ होगा ना सर। तो मैरिड लाइफ होगा, सद्भावपूर्ण अगर मैरिड लाइफ है तो वो क्या विचार विमर्श, अरे भाई तुमने शादी क्यों कर लिया, ये विचार वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ पे स्त्री विमर्श का मतलब हो गया कि विमेन काउंसलिंग के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है ना। हाँ, तो आप सद्भावपूर्ण दाम्पत्य का मतलब क्या परिपेक्ष में आप लगा रहे हैं? सर इसमें ये हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके मैरिड लाइफ में तो उधर काउंसिल करना कि भाई अपना मैरिड लाइफ अच्छा करो, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस पे बात करो, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सर ये भी पॉजिटिव वर्ड है ना, इसमें तो यही है कि उनका अच्छा चल रहा है। मेरा कहने का ये सुनिए एक बार, जैसे कि स्त्री विमर्श वाली प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर ऑप्शन बी मातृत्व अवकाश पर बात होनी चाहिए, गर्भवती कंडीशन में और भी किसी कंडीशन में। घरेलू हिंसा पे विचार विमर्श होना चाहिए, यौन उत्पीड़न में विचार विमर्श। सद्भावपूर्ण दंपत्ति में मतलब आप ये पूछोगे कि भाई विवाह कैसे चल रहा है, कैसी लाइफ चल रही है, ठीक ठाक कट रही है नहीं कट रही है, ये पूछना चाहिए हमें। अरे सोचो तो सही, सिंपल बात सुनिए, ये थोड़ी ना होगा। नहीं सर ये नहीं होगा। सद्भावपूर्ण दंपत्ति भाई ऐसे तो फिर तो भाई चलो अच्छा पुरुष विमर्श वाले अंतर्गत में भी कर सकते थे आप, भाई तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही, ठीक ठाक चल रही शादी करने के बाद। बल्कि मुझे लगता है कि महिला से ज्यादा बेचारा अगर कोई प्रताड़ित है तो पुरुष है। तो मेरा कहने का भाव नंबर डी आपका यहाँ पे सही है, समझ रहे हो आप? आदमियों को तो कहने का बहाना चाहिए सर, नहीं वही चीज होता है। तो मेरे हिसाब से ये बताओ, देखो सद्भावपूर्ण का मतलब हो गया भैया को उसकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। सद्भाव मतलब अच्छा नहीं कहते, तो सद्भावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हो, है ना, एक अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हो, सद्भावपूर्ण। तो सद्भावपूर्ण जीवन मतलब वो तो ऑलरेडी उसकी दंपत्ति चल रही है भाई, मेल फीमेल सब जो वैवाहिक संबंध जो भी चीजें बन रहा वो ठीक ठाक चल रहा है, भाई क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कोई विमर्श विचार वाली प्रक्रिया नहीं है कि उस पर विचार विमर्श किया जाए। हाँ देखिए 3 पॉइंट को देखिए, आप तीनों पॉइंट को देखिए, इस पे विचार विमर्श करने वाली बात है, स्त्री पर, है ना, स्त्री पर हमें मूल्यांकन करने की बात है, ऑब्जर्वेशन करने की बात है, इन पे जरूरत है। हाँ ये अलग की बात है कि अगर तलाक जैसी प्रक्रिया आ जाएगी तो वहां पे सद्भावपूर्ण नहीं लिखा रहेगा। तलाक वाली प्रक्रिया में आने की कंडीशन घरेलू हिंसा का पार्ट कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है ना। हो सकता है भाई कोई चीज हुआ होगा, कोई या तो यौन उत्पीड़न हुआ होगा, उसका कुछ भी हो सकता है, मैं ये कोई रीजन नहीं बता रहा हूँ, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, यहां पर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। क्रीचर फेमिनाइन, देखो ये मैंने आपको शायद बताया भी था, मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद आप लोगों से बात भी किया था, क्रीचर फेमिन जो है फेमिनाइन के बारे में, जरा बताओ कि इसकी अवधारणा कब विकसित हुई थी? सर 1970 में सर। नहीं 1970 ठीक 1970 का दशक था, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। जो राजनीतिक आंदोलन और विचारधाराओं की एक श्रेणी थी जहां पे राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से लैंगिक समानता को परिभाषित करने की बात की गई थी। और ये प्रक्रिया आपने नारीवाद में देखा था, लैंगिक समानता की विचारधारा में देखा था। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आज का ये एक लास्ट क्वेश्चन, जातीय समूह की जनसंख्या की एक ऐसी इकाई को कहा जाता है जो स्वयं को परस्पर एक समान मानती है। जातीय समूह को परिभाषित करते हुए किसने कहा है ये बात? हमें डेफिनेटली ऑप्शन ए गार्डन। ऑप्शन ए आपने यहाँ पे गार्टन का नाम दिया है, गार्टन इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब। सही अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो यहाँ नाम ही इन्हीं का करेक्ट माना जाएगा। इन्होंने परिभाषित करते हुए कहा भी है कि जातीय समूह एक जनसंख्या की ऐसी इकाई को कहा जाता है जो स्वयं को परस्पर एक समान मानती है। ऐसे समूहों को ऐतिहासिक वंश की पहचान, लोगों की भावना और उसके समूह को बनाने के परिप्रेक्ष्य में उसके मूल गुण धर्म है, इस परिप्रेक्ष्य में बताया है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि गार्डनर का जो नाम आपने दिया है ये करेक्ट जवाब आपका माना जाएगा, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा
और मैं चाहता हूं कि आज के लिए बस इतना ही रखिए। अभी हम लोग निर्धनता पे कुछ पॉइंट को छोड़ रखा है, आज उसी के निर्धनता के प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी 8:30 बजे की क्लास में आधे घंटे बाद आप लोगों को फिर ज्वाइन होना है इसी लिंक पर, ठीक है? क्लियर रहेगा? थैंक यू सर। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी गुड बोलिए। इवनिंग।